Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today's video is on literary terms and devices. Let's see the first term, act. Act is a major division of a theatre work, including a play, film, or opera. An act consists of one or more scenes. तो जो एक्ट है थिएटिकल वर्क जो होते हैं, प्ले, ड्रामा, इन सब का एक मेजर डिवीज़न होता है और ये एक्ट कई सारे सीन से बने होते हैं। किसी किसी एक्ट में एक सीन भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंटागोनिस्ट नेक्स्ट टर्म है। एन एंटागोनिस्ट इज़ अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी हु इज़ प्रेजेंटेड एज अ चीफ ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? वो एक कैरेक्टर होता है स्टोरी में, प्ले में, जो कि प्रोटागोनिस्ट का सबसे बड़ा फो होता है, दैट इज़ दुश्मन होता है, मतलब प्रोटागोनिस्ट के अगेंस्ट होता है, दैट इज़ लाइक विलेन। Next, aside. Words spoken by an actor to the audience which the other characters on the stage are not intended to hear. It is a short soliloquy. Aside क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं या छोटा सा एक स्पीच होता है जो कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं प्ले में, स्टेज पर। ऑडियंस उसे सुन सकते हैं लेकिन प्ले के दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उसे नहीं सुन सकते हैं। तो असाइड एक छोटा सा सॉलिलॉकी होता है। सॉलिलॉकी थोड़ी बड़ी स्पीच होती है और असाइड जो होता है छोटा होता है। नेक्स्ट टर्म है कैरेक्टर। अ कैरेक्टर इज एनी पर्सन, एनिमल, फिगर्स रिप्रेजेंटेड इन अ लिटरेरी वर्क। कैरेक्टर्स आर इसेंशियल टू अ गुड स्टोरी। तो कैरेक्टर कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है जो कि लिटरेरी वर्क में प्रेजेंट किया जाता है। और किसी भी स्टोरी के लिए कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली नॉवेल एंड प्ले। नेक्स्ट टर्म इज कैरेक्टराइजेशन। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर इन लिटरेचर। Characterization includes both descriptions of a character's physical attributes as well as the character's personality. The way that characters act, think and speak also adds to this characterization. तो characterization क्या होता है? कैरेक्टर को how to present in a story. तो कैसे प्रेजेंट किया जाए, उनको कैसे क्रिएट किया जाए, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, उससे रिलेटेड होता है। कैरेक्टर के फिजिकल एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। साथ ही कैरेक्टर कैसे एक्ट करेगा, सोचेगा, बोलेगा, वो सब कुछ कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टर्म इज हियर क्लाइमैक्स। द क्लाइमैक्स ऑफ अ प्लॉट इज द पॉइंट at which the central conflict reaches the highest point of intensity in a literary work. तो क्लाइमैक्स क्या होता है? प्लॉट का, स्टोरी का वो पॉइंट होता है जिसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं। मतलब स्टोरी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो, उस कंडीशन को यहाँ पे क्लाइमैक्स कहते हैं। What will happen in the story now is like that is climax. Comic relief. Comic relief is the inclusion of a humorous characters, scenes or witty dialogue is an otherwise serious work, often to relieve tension. लिटरेरी वर्क में कॉमिक रिलीफ इसलिए प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा एंटरटेन कर सके, स्पेशली सीरियस वर्क के बीच में थोड़ा सा लोगों के टेंशन को रिलीव करने के लिए। Complication. A complication is the catalyst or event that kick-starts a narrative plot, with plot being the sequence of events that make up the narrative or story. Complication क्या होता है? एक तरह का क्विक स्टार्ट होता है नरेटिव प्लॉट का, और जो नरेटिव प्लॉट के सीक्वेंसेस जो होते हैं उसमें जो इवेंट्स के सीक्वेंसेस होते हैं उसको वो बनाए रखता है किसी भी नरेटिव में या स्टोरी में। Conflict. It is a major element of narrative or dramatic structure that creates challenges in a story by adding uncertainty as to whether the goal will be achieved. It may external and internal both. कॉन्फ्लिक्ट जो है नरेटिव या ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का मेजर एलिमेंट होता है क्योंकि ये स्टोरी में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है चैलेंजेस के साथ कि वेदर द गोल विल बी अचीव, कि क्या जो गोल है वो अचीव हो सकता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। मतलब मेंटली भी इंसान अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट करता है कि व्हाट टू डू, करे ना करे, इस तरह की कंडीशन होती है। और फिजिकली भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ, दैट इज़
Conventions are tacit agreement between author and audience having subject matter, form or technique that occur repeatedly in works of literature. कन्वेंशंस क्या होते हैं? ऑथर और ऑडियंस के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है किस चीज़ को लेकर? जो भी ऑथर का वर्क होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उसकी सब्जेक्ट मैटर, उसके फॉर्म और टेक्निक्स को लेकर. Next, a confidant. It is a character in a drama or novel who plays only minor role but serves the protagonist as a trusted friend whom he or she confides intimate thoughts, problems and feelings. Confidant क्या होता है? एक तरह का कैरेक्टर होता है ड्रामा या नॉवल में जिसका रोल तो काफ़ी छोटा होता है बट वो प्रोटागनिस्ट का सबसे अच्छा फ्रेंड, सबसे विश्वसनीय होता है और सो दैट कि वो अपने थॉट्स, प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स को शेयर कर सके जो प्रोटागनिस्ट है, हीरो है वर्क का. Commedia dell'arte. It is a form of comic drama developed about the mid-16th century by guilds of professional Italian actors. तो ये कॉमिक ड्रामा का एक फॉर्म है कॉमेडिया डेल आर्ट और ये मिड 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया था. किसके द्वारा? प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स के गिल्ड्स के द्वारा. गिल्ड्स इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सम पर्टिकुलर वर्कर्स. तो कॉमेडिया डेल आर्टो क्या है? कॉमिक ड्रामा का फॉर्म है. Comedy of humors, a type of comedy developed by Ben Jonson. 4 humors are outcome of the 4 primary fluids: blood, sanguine, phlegmatic, color or yellow bile, choleric, and melancholy or black bile, melancholic. देखिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है? बेन जॉनसन के द्वारा डेवलप किया गया था. ये एक तरह का कॉमेडी है और इसमें 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं और जो कि प्राइमरी 4 तरह की फ्लूइड से क्रिएट होते हैं. जो ब्लड होता है वो सेंगुइन से, प्लेग्म जो होता है प्लेग्मेटिक से, कॉलर या येलो बाइल जो होता है कॉलरिक और मिलांकली और ब्लैक बाइल मिलांकलिक. मतलब ये 4 तरह के मूड होते हैं, कैरेक्टर होते हैं. एन इम्बैलेंस ऑफ वन और अनदर ह्यूमर इन अ टेम्परामेंट वॉज सेड टू प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन मेंशन्ड एबव. अगर इनमें से कोई भी फ्लूइड या ह्यूमर जो है वो ज़्यादा कम हो जाए इन चारों में से तो इंसान का कैरेक्टर वैसा ही हो जाता है. जैसे अगर मिलांकली और ब्लैक वाइल ज़्यादा इंसान के कैरेक्टर में हो जाए उसके अंदर तो उसका जो कैरेक्टर होगा मिलांकलिक होगा, मतलब वो हमेशा दुखी नज़र आएगा. तो इट इज़ डिपेंड अपॉन दिस 4 काइंड्स ऑफ ह्यूमर्स. नेक्स्ट टर्म है कॉमेडी. कॉमेडी इज़ अ फिक्शनल वर्क इन विच द मटेरियल्स आर सेलेक्टेड एंड मैनेज प्राइमरली इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट, अम्यूज, इट टेक्स हैप्पी एंडिंग. तो कॉमेडी क्या होता है? एक तरह का फिक्शनल वर्क होता है और इसमें क्या होता है कि ऑर्डर जो मतलब एक तरह से एंटरटेनमेंट होता है, अम्यूज़मेंट होता है ऑडियंस का और इसकी एंडिंग जो होती है हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है. ये जस्ट ट्रेजेडी के अपोजिट होता है कॉमेडी. क्रॉनिकल, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड. क्रॉनिकल्स क्या होता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिटेन रिकॉर्ड होता है जो कि सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से वो घटना घटी होती है हिस्ट्री में, इतिहास में. कोरस. एमंग द एंशिएंट ग्रीक्स द कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल वियरिंग मास्क हु sang और chanted verses. They served mainly as commentators on the dramatic actions or events or spoke the prologue and epilogue to a play during Elizabethan time. तो कोरस क्या होता है? एंशिएंट ग्रीक में एक ग्रुप होता है जो कि लोगों को अम्यूज़ करता है. वो मास्क पहने होते हैं, वो सिंगिंग करते हैं, वर्सेस चैंट करते हैं. एलिजाबेथन टाइम और शेक्सपियर के टाइम में कोरस का काम क्या होता है? किसी भी प्ले का प्रोलॉग, एपिलॉग को बोलना होता था या जो घटना आगे घटने वाली है उस पर कमेंट्री करनी होती थी किसी ड्रामेटिक एक्शन को लेकर प्ले में और ड्रामा में. Next is Celtic Revival, also known as the Irish Literary Renaissance movement, identifies the remarkably creative period in Irish literature from about 1880 to the death of W.B. Yeats in 1939. तो सेल्टिक रिवाइवल जो है वो एक आयरिश लिटरेरी रेनेशा है, रेनेशा का मूवमेंट है. और इसमें क्या कहा गया है? एक्चुअली सेल्टिक रिवाइवल का जो पीरियड है आयरिश लिटरेचर में वो स्टार्ट होता है 1880 से. W.B. यीट्स का जब डेथ होता है
1739 में, तब तक सेल्टिक रिवाइवल का मूवमेंट रहता है आयरिश लिटरेचर में। बर्लेक्स, it has been defined as an incongruous imitation. It imitates the manner, form and style or else the subject matter of a serious literary genre in verse or prose. बर्लेक्स एक तरह का incongruous imitation होता है और ये इमिटेट क्या करता है, फॉर्म और स्टाइल को या किसी सब्जेक्ट मैटर को ये इमिटेट करता है जो सब्जेक्ट मैटर वो सीरियस लिटरेरी जेनर का हो, प्रोज या वर्स दोनों में, बट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाय अ रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द इमिटेशन। ये उसको ये क्या करता है, अम्यूजिंग बना देता है, रिडिकुलस बना देता है, चाहे वो मैनर के फॉर्म में हो या मैटर के रूप में हो। इफ़ द फॉर्म एंड स्टाइल आर हाई एंड डिग्निफाइड बट सब्जेक्ट मैटर इज़ लो और ट्रिवियल, वी हैव हाई बर्लेक्स। तो जब फॉर्म और स्टाइल हाई होता है और सब्जेक्ट मैटर लो या ट्रिवियल होता है तो उसे हाई बर्लेक्स कहते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ हाई इन स्टेटस एंड डिग्निटी बट द स्टाइल एंड मैनर ऑफ ट्रीटमेंट आर लो एंड अनडिग्निफाइड, वी हैव लो बर्लेक्स। अगर सब्जेक्ट मैटर हाई हो स्टेटस एंड डिग्निटी में, लेकिन स्टाइल और मैनर जो है ट्रीटमेंट का वो लो हो, अनडिग्निफाइड हो, तो वो लो बर्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। ये एक तरह का मूवमेंट है, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो इट डिजाइनेट्स अ नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हुज वर्क हैज सेव्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ द 1960s। ये 19 होगा, बाय मिस्टेक 2 टाइप हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1960s होगा। द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियतनाम वॉर, मिलिटेंट्स डिमांड्स ऑफ rights the blacks that led to repeated and something violent confrontation and the riots and burnings। तो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जो था वो अफ्रीकन अमेरिकन के द्वारा जो राइटर्स थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्यों? सोशल और पॉलिटिकल जो टर्बुलेंस क्रिएट हो गई थी 1960s में, उसी को लेकर। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट से रिलेटेड जो भी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स थे, इन लोगों ने वियतनाम वार का ऑब्जेक्शन किया था और इन लोगों ने एक तरह से वायलेंट फॉर्म में अपने अधिकार की डिमांड की थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ था, राइट्स हुए थे, बर्निंग्स हुए थे, इधर उधर जलाना, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी। बैरक, इट इज़ अ टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस एट फर्स्ट डेरोगेटली बट नाउ मेयरली डिस्क्रिप्टिवली टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, sculpture and painting that developed in Italy at the beginning of the 17th century। बैरक एक टर्म है जो कि आर्ट हिस्टोरियन के द्वारा यूज़ किया जाता है। बैरक को स्टार्ट में डेरोगेटरीली यूज़ किया गया था, लेकिन अब इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, किसी भी आर्किटेक्चर के स्टाइल के लिए, स्कल्पचर और पेंटिंग के स्टाइल के लिए। और ये 17th सेंचुरी के स्टार्ट में इटली में इसका विकास हुआ था बैरक टर्म का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।